हेलो हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। तैयारी कैसी चल रही है? लगे रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। देखो, सक्सेस इज नॉट अ वन टाइम एफर्ट। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तो बिना किसी डिले के आज का टॉपिक स्टार्ट करूंगा आपके साथ। आज एक नया सेशन लेके आया हूँ फॉर रिवाइजिंग सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि यार अभी तक सारे टॉपिक हमने जो रिवाइज किए उसमें आई हैव ट्राइड कि मैं कोई ना कोई एग्जाम का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूं। सिमिलरली आज भी मैं सिंगल एंटिटी के लिए एक आपके साथ क्वेश्चन लेके आया हूँ, हैफोर्ड मार्च जून 2018 का क्वेश्चन। तो इसको एक्सेल पे ही सॉल्व करूंगा आपके साथ। तो आपको एक्सेल का भी नॉलेज हो जाएगा कि कैसे आप सिंगल एंटिटी के क्वेश्चंस को एक्सेल पे सॉल्व कर सकते हो। डरना नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका है एक्सेल को यूज करने का। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो टॉपिक है इसमें पूरा पीएनएल बैलेंस शीट बनाने को आता है और सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज टेस्ट हो सकता है। आपके मेजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी डेफर्ड टैक्स, ईपीएस, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिंगल एंटिटी में आ सकता है। तो सिंगल एंटिटी की प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए भी मैं बच्चों को कहता हूँ, इसके दो फायदे हैं। एक तो बच्चे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विजुअलाइजेशन करना आता है, उसका क्लैरिटी इंप्रूव होता है। और दूसरा मेन चीज बच्चों, जिस वजह से ये टॉपिक मैं इंपॉर्टेंट समझता हूँ, आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज हो जाते हैं। आपको ईपीएस टेस्ट कर लिया, इम्पेयरमेंट टेस्ट कर लिया, रिवैल्यूएशन टेस्ट कर लिया, तो सब कुछ रिवाइज हो गया ना। तो इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपके लिए आपका नॉलेज एनहांस होगा, उतना अच्छा होगा आपके लिए। सही बात है। तो करें स्टार्ट। हाँ जी सर। तो देखो, ये आपके सामने क्वेश्चन है, हैफोर्ड। मैं रिकमेंड करूंगा हर बच्चे को एक बार इस क्वेश्चन को, इस क्लास को देखने से पहले इस क्वेश्चन को खुद से एक बार रीड कर लेना। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन को रीड नहीं करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। आई एम फोकस मोर ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो सारे बच्चे इसको रीड कर लेंगे पहले से ही। सबके किट में अवेलेबल होगा ये क्वेश्चन, हैव फोर्ड। ठीक है सर। तो क्या क्वेश्चन है, जरा देखो। तो आपकी तीन रिक्वायरमेंट है इसमें। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट, हमें एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है। फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बनानी है, सोकी भी बनाना है, ठीक है। और फिर फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट बनानी है लास्ट में। ठीक है सर। तो देखो बच्चों, आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, प्रॉपर्टी दी हुई है, ऑर्डिनरी शेयर, अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन अर्निंग, ड्राफ्ट प्रॉफिट, 4% कन्वर्टेबल लोन दिया हुआ है, डिविडेंड पेड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कॉस्ट इनकर्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द डेट दी हुई है, इन्वेंट्रीज के बारे में कुछ है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, करंट लायबिलिटी। ठीक है। पहला पॉइंट देखो तो ऑन फर्स्ट जैन हैफोर्ड कंपनी इशूड $80,000 104% कन्वर्टेबल लोन नोट्स। The loan notes can be converted to equity share on 31st December 2019 or redeemed at par on the same date। तो जहां तक ये बात समझ आता है, यहाँ पे अगर हम एडजस्टमेंट्स की बात करें दोस्तों, कौन कौन सी एडजस्टमेंट यहाँ पे टेस्ट हो गई है। पहली एडजस्टमेंट जो इन्होंने टेस्ट कर ली है हमसे, ये कन्वर्टेबल लोन को टेस्ट किया है। आपको याद है कन्वर्टेबल लोन कौन रेगुलेट करता है, कहाँ पे इसके प्रोविजन है? यस, आईएफआरएस 9 टेस्ट कर लिया है दोस्त। ठीक है। सेकंड एडजस्टमेंट, कंस्ट्रक्ट एन एसेट कस्टमर सेटिस्फाइंग। तो ये क्या लग रहा है? पढ़ लो खुद से, क्वेश्चन पढ़ के रखना पहले से ही, मैं रीड नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है सर। ये वाला पॉइंट भी समझ आया। ये किसको टेस्ट कर लिया? आईएफआरएस 15 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की टेस्टिंग हो चुकी है दोस्त। ध्यान रखनी है ये बात। रेवेन्यू रिकॉग्निशन आपको टेस्ट कर रहा है। ठीक है सर। तीसरा पॉइंट क्या है? Have Ford company made 1 for 5 bonus issue which has not been recorded in the above balance? Have Ford intended to utilize share premium as far as for recording bonus issue? तो बोनस इशू की अकाउंटिंग नहीं करी है कंपनी ने। बोनस इशू की अकाउंटिंग कंपनी नहीं करी है, अपन को करनी होगी ना यार अकाउंटिंग। तो कौन सा चीज, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेस्ट कर लिया? ईपीएस, IS 33। देखो ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही तो टेस्ट हो रहा है भाई। सिंगल एंटिटी अपने आप में कोई सेपरेट चैप्टर ही नहीं है। जिस बच्चे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है उसके बाद तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फॉर्मेट है, पीएनएल है, बैलेंस शीट है, उसमें कुछ है ही नहीं।
आती है बात समझ? तभी मैं आपसे कह रहा था कि सिंगल एंटिटी को टेस्ट करने का मतलब सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज हो जाते हैं। यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी प्रीवियसली वैल्यूड अपवर्ड, यहाँ बात कर दी IAS 16 की, रिवैल्यूएशन की, कितने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक साथ आपको टेस्ट कर लिए और इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ो। अगर ये पॉइंट्स आपको नहीं समझ आते हैं तो इनको पढ़ो। और फिफ्थ पॉइंट देखो, ओमिशन ऑफ इन्वेंट्री, एक जनरल कॉमन सेंस का पॉइंट। हालांकि IS2 भी कहना ठीक नहीं है इसको, तो ये तो एक कॉमन सेंस का पॉइंट है कि इन्होंने आपसे ओमिशन टेस्ट कर लिया। अगर हम ओमिट कर दिया बुक में, लिखना भूल गए इन्वेंट्री को, तो उसको लिखेंगे, राइट करेंगे। आप इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आपकी इन्वेंट्री अंडरस्टेटेड आएगी, अंडर वैल्यूड आएगी, उसको रिकॉर्ड कर देंगे। जैसे बोनस इशू की रिकॉर्डिंग नहीं कर रखी यहाँ पे, यहाँ पे मेन इशू क्या है, बोनस इशू नॉट रिकॉर्डेड, एंड सिंपली यहाँ पे ओमिशन को रिकॉर्ड नहीं किया। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक मेरी बात सब बच्चों को समझ आती है? करें डिस्कस अब इसको? हाँ जी सर। तो थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे इसको, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। आई नो कि क्वेश्चन को आपने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, एक्सेल पे मेन समझना है आपको कि कैसे इसको अपन को वर्क करना है। तो क्या करेंगे, आप देखो तीनों एडजस्टमेंट पढ़ोगे तो पहला है एडजस्टेड प्रॉफिट 6 मार्क्स के लिए, फिर सोकी बनानी है, फिर फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, ठीक है? तो अपन क्या करते हैं, कुछ स्पेस को छोड़ के अपनी वर्किंग कर लेते हैं। अलग से क्या कर लेते हैं दोस्त, वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है सर। तो पहली वर्किंग, कुछ इजी वर्किंग पे बात करें आप लोगों के साथ, जितना भी हो सके मैं तो आपको कहूंगा कि एडजस्टमेंट को रिजॉल्व कर लो। उससे जितनी एडजस्टमेंट रिजॉल्व होंगी उतना बेटर है, उतना अच्छा है, उतना फायदा हो। एक बार आपकी एडजस्टमेंट बच्चों अगर रिजॉल्व हो गई तो बस आपको फिर पोस्टिंग करना है, फिर बस फिगर्स को पोस्ट करना है P&L में, बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे पहली बात करें तो पहली एडजस्टमेंट हम करते हैं डिस्कस, जो सबसे आसान मुझे लग रही है, इन्वेंट्री। करें डिस्कस इन्वेंट्री पे। क्या होगा इन्वेंट्री पे, कुछ नहीं। इन्वेंट्री आपने रिकॉर्ड नहीं करी है, कितने मिलियन की इन्वेंट्री है, 0.39 मिलियन, 0.39 मिलियन। तो 3 जीरो में अगर अपन लिखते हैं, थाउजेंड्स में लिखते हैं, तो 390 लिख देंगे इसको। डेबिट और क्रेडिट क्या होगा इस केस में, आपके इन्वेंट्री को आप डेबिट करोगे, आपने रिकॉर्ड नहीं करी, मतलब ये डेबिट आप कहाँ कर रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपको इन्वेंट्री ऐड करके दिखानी होगी। कितने की, 390 की, डाल दो। दूसरा, इन्वेंट्री को अपन रिकॉर्ड करेंगे, तो जब आप इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हो तो इन्वेंट्री आपके P&L पे इंपैक्ट डालती है नहीं डालती है, बताओ? SPL पे, आपका प्रॉफिट लॉस पे भी इसका इंपैक्ट आएगा नहीं आएगा दोस्त? सोचो इस बात को। सर कैसे? आपने इन्वेंट्री रिकॉर्ड करी तो इन्वेंट्री आपकी कॉस्ट को कम करेगी, और कॉस्ट को कम करेगी तो प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी। क्लोजिंग स्टॉक क्या करता है, क्लोजिंग स्टॉक आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स को प्लस करते हो माइनस करते हो, कैसे निकालते हो कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ऐसे समझो इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक। आपने क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया था तो कॉस्ट ऑफ सेल और गिर जाएगी, इसलिए प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसलिए ये प्रॉफिट में जाके ऐड हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री बढ़ी है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करंट एसेट में दिखा दोगे इसको प्लस करके। बहुत सिंपल है, लगा मुश्किल? नहीं। पहली एडजस्टमेंट डन, काम हो गया। देखो कुछ करना पड़ा क्या दोस्त? सर सेकंड एडजस्टमेंट कराओ। और कौन सी देखिए, कोई इजी सी बताओ बच्चों, कौन सी करें जल्दी जल्दी, बहुत टफ टफ एडजस्टमेंट है यार। तो थर्ड कर लें, बोनस इशू। हाँ सर बोनस इशू करा दो। IS 33 की बात कर लें, क्या बोनस इशू में IS 33 थोड़ी लग रहा है, कॉमन सेंस है। ये एंट्री तो FA में भी कराता हूँ मैं बच्चों को, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या होती है बोनस इशू की एंट्री, डेबिट, इसको डेबिट कर दोगे, शेयर प्रीमियम को डेबिट कर दोगे, करोगे नहीं करोगे? डेबिट, अगर शेयर प्रीमियम हमारे पास कम पड़ता है तो अपन और कहाँ से पैसा निकालते हैं बोनस इशू के लिए? अगर 10,000 का बोनस इशू कर रहे हैं और शेयर प्रीमियम सिर्फ 3,000 है तो बचा हुआ कहाँ से जाएगा, P&L से, SPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। क्रेडिट किसको करते हैं, शेयर कैपिटल को। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है यार, बताओ? क्या एक्सेल प्रॉब्लम है? मुझे तो लगता नहीं यहाँ पे कोई चीज प्रॉब्लम बननी चाहिए। एक्सेल इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये तो एक कॉमन सेंस, आप किसी भी नॉलेज लेवल के बच्चे से भी पूछोगे तो वो भी ये बात बता देगा, ये एंट्री बता देगा। तो मार्क्स नहीं जाने चाहिए इन चीजों में मेरे किसी भी बच्चे के।
अरे ईज़ी मार्क्स पहले देखो ना, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, मुश्किल चीज़ों पे छोड़ो। मेरे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक भी नहीं आता, ये दे तो भी तो मैं ये 2 एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। मेरे को एक भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं आता, तो भी ये 2 एडजस्टमेंट करके आ सकता हूँ बच्चों। ठीक है, तो करें इसको। बोनस शेयर हैं कितने? हैवफोर्ड 1 फॉर 5 बोनस इश्यू 31st December हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इनको देखो, बताओ मुझे, शेयर कैपिटल क्या है कंपनी की? 20,000। कंपनी की 20,000 की शेयर कैपिटल है और बोनस इश्यू कितना किया है? कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। एक शेयर कितने का है? $1 का। पार वैल्यू कितनी है? $1। तो 20,000 शेयर्स हो गए कंपनी के। $20,000 के शेयर या 20,000 शेयर एक ही बात है, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू क्या है? 1 इनटू रेशियो क्या है? 1 डिवाइड बाय 5। देखो एक्सेल पे कोई भी चीज़ करने के लिए ना, आपको जैसे कैलकुलेटर पे करते हो ना बच्चा, वैसे ही करना है, कुछ है ही नहीं नया। एक्सेल पे इक्वल टू डालते ही ना सेल की पावर एक्टिवेट हो जाती है। जैसे आप कैलकुलेटर पे करते हो उसके बाद कैलकुलेटर है, इक्वल टू डालते ही सिलेक्टिव 20,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 5 कमांड दी, 4,000 शेयर आ गए। देख लो शेयर प्रीमियम कितना है अपने पास। शेयर प्रीमियम अपने पास 3,000 का है, सिर्फ 3,000 का शेयर प्रीमियम है, तो बचा हुआ कहाँ से डालोगे? शेयर कैपिटल में सर 4,000 डाल देंगे, शेयर प्रीमियम 3,000 का खत्म कर देंगे और बचा हुआ हमारे पीएनएल से चला जाएगा। देखो ये 3 क्वेश्चन ना करने के लिए ना आपको पहले ना इन एडजस्टमेंट्स को सभी को समझना होगा सिंगल एंटिटी की, क्योंकि इस बार तीनों ना आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछ लिए हैं। ऐसा रेयरली कभी-कभी होता है कि तीनों में ही आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई ना कोई पार्ट पूछ ले। बट बहुत डॉन्टिंग नहीं है, बहुत डरावना नहीं है, बार-बार मैं बच्चों को समझाता हूँ। सिंगल एंटिटी से बहुत डर लगता है, सर बहुत सारी एडजस्टमेंट आ गई। ठीक है, आपसे जितना हो पाता है करो यार। आप जितना कर सकते हो, जितनी एडजस्टमेंट सॉल्व कर सकते हो टाइमली करते रहो। जो नहीं होती आगे चलो। जितनी एडजस्टमेंट हो पा रही है उनको तो पोस्ट करके आओ। हाँ, बट कोशिश करो कि एग्ज़ाम में एटलीस्ट इस क्वेश्चन के लिए आपने 25 से 30 मिनट मिनिमम बचाए हों। मान लो बहुत, वैसे आप मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इसके लिए 40 मिनट्स बचा सको। अगर आप अच्छा प्रैक्टिस कर रखे हो तो 30 मिनट में हो जाता है क्वेश्चन। बट कम से कम 30 मिनट्स फिर भी बचाओ। ध्यान रखो बाकी टाइम बाकी जगहों पे टाइम लगा रहे हो, तो यहाँ पे तो आप कहीं तो मार्क्स लूज़ करोगे ना। ठीक है सर। तो ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई। अब कौन-सी एडजस्टमेंट करें? बताओ आप लोग। कौन-सी एडजस्टमेंट को आप कर सकते हैं दोस्त? रिवैल्यूएशन वाली एडजस्टमेंट कर लें? रिवैल्यूएशन वाली एडजस्टमेंट कर लेते हैं। देखो क्या कहता है, F4 property had previously been revalued upward leading to balance on revaluation surplus on 1st Jan 2017, remaining life 25 year at 1st Jan 2017. Okay. At 31st December, property was valued at 16 million. No entry have been made to account for the current year depreciation charge or the property valuation. Hereford company does not make annual transfer. अच्छी बात है। चलो हमारे लिए काम आसान कर दिया। एक तो ना कोई अकाउंटिंग ही नहीं कर रखी। हमारे जैसा अकाउंटेंट नहीं था इनके पास। सारी अकाउंटिंग हमसे करवा रहे। सारी अकाउंटिंग। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, बच्चे पूछते हैं सर ग्रामर मिस्टेक के आपके वर्ड्स जल्दबाज़ी में ऊपर-नीचे हो जाते हैं, आपसे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, उसके मार्क्स नहीं कटते हैं। बस याद रखो इतना शॉर्टकट मत मारना, मान लो जो एग्ज़ामिनर को समझ ही नहीं आए, आपने शेयर प्रीमियम को एसपी लिख दिया, बहुत शॉर्टकट मारा तो दिक्कत है। लिखो, वो मीनिंग बना रहा है, उसके कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होते। ठीक है सर? तो वर्क कर लेते हैं इस पे, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। जनरली मैं जो फॉर्मेट आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ क्लासेस में, वही बना लेते हैं यहाँ पे। ओरिजिनल कॉस्ट डाला, वो ओरिजिनल कॉस्ट के अलावा आप यहाँ पे डाल लो इनका रिवैल्यूड अमाउंट की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें, और वर्क कर लो रिज़र्व पे। भई रिज़र्व भी तो देखना पड़ेगा ना अपन को, नहीं? देखो आगे, कितना कैरिंग वैल्यू दिया हुआ है? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट का कैरिंग वैल्यू 1 जैन को हमें 18,000 का दिया हुआ है।
ठीक है। क्लियरिंग वैल्यू कितना है दोस्त? 18,000। एनुअल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इस पे लगाएँगे। अच्छा, रिवैल्यूएशन रिज़र्व भी तो हमें दिया होगा ना इसमें? रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने का दिया हुआ है? 800 का, वो भी डाल दो। रिज़र्व हमें दिया है दोस्त 800 का। दूसरा कैलकुलेट करो, एनुअल डेप्रिसिएशन। कौन बताएगा? कितना एनुअल डेप्रिसिएशन आएगा मेरे दोस्त? लाइफ कितनी बताइए? रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 25 साल, और रिमेनिंग लाइफ अगर 25 साल है तो कैसे निकालोगे एनुअल डेप्रिसिएशन? क्या रूल है? रिमेनिंग वैल्यू रिमेनिंग लाइफ। तो माइनस में आएगा, माइनस पुट कर देते हैं, डिवाइड बाय 25 कर देते हैं। 720 का क्या आ गया दोस्त? एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है। इसके बाद हमारी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को कैरिंग वैल्यू चाहिए ना दोस्त? प्लस कर दो दोनों को। ये पीएनएल में डाल देना। याद रखना, इसको पीएनएल में डालना है, एसपीएल में डालना है 720 का। और कुछ भी बोला है क्या? प्रॉपर्टी रिमेनिंग वैल्यू, हमने इसको एडजस्ट कर दिया। आई डोंट थिंक और तो कुछ हमें बोला गया है। तो 31 दिसंबर प्रॉपर्टी वैल्यूड 16 मिलियन। अब देखो यहाँ पे, एक बार बताओ, हमारे हिसाब से, अब यहाँ पे ये अच्छा पॉइंट है, ये बात समझना, हमारे हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी आई है दोस्त? 17 टू 80। बट जो कैरिंग वैल्यू इन्होंने बुक्स में दी हुई है, वो दी हुई है 16 मिलियन, यानी 16,000 की कैरिंग वैल्यू। इन्होंने कितना दिया है? 16,000 का। तो आप बताओ मुझे, ये क्या चक्कर है? जल्दी बताओ। बिल्कुल ठीक। सर, ये इम्पेयरमेंट है, राइट? 10 माइनस 10, 1280 का क्वेश्चन में इम्पेयरमेंट हो गया है। सर, कैसे पता लगा आपको इम्पेयरमेंट? अरे देखो, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन कहता है आपने रिवैल्यूएशन किया, 31 की वैल्यू 31 दिसंबर को प्रॉपर्टी की वैल्यू 16 मिलियन है, तो ये लॉस आ गया ना आपको। नो एंट्रीज हैव बीन मेड करंट ईयर। आपकी कैरिंग वैल्यू होनी क्या चाहिए थी? और क्वेश्चन में जब ऑलरेडी वैल्यू गिवन है तो दोनों को कंपेयर करोगे, या तो ज्यादा आएगी या कम आएगी। कम आएगी तो लॉस है, और लॉस को हम क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन लॉस को क्या है? एक तरीके से इम्पेयरमेंट ही तो हुआ रिवैल्यूएशन लॉस। एनुअल ट्रांसफर ये लोग करते नहीं। करते हो एग्री? ठीक है, थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ा, बट फिर भी मैं नहीं कहूँगा कि बहुत मुश्किल पॉइंट था कि आप लोग मैनेज नहीं कर सकते इस लेवल पे, आसानी से मैनेज कर सकते हो। तीसरी एडजस्टमेंट भी मैंने डन कर ली। आगे देखो, अब ये वाली कर लेते हैं, ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाली एडजस्टमेंट देखिए, ये थोड़ी-सी अच्छी लग रही है। इसमें काफ़ी सारी बातें की हुई हैं, पढ़ लो इसको ज़रा जल्दी से। कहता है ड्यूरिंग द ईयर हैवॉर्ड कंपनी एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट एन एसेट फॉर अ कस्टमर सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम। मुझे बड़ी अच्छी लगती है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की एडजस्टमेंट, मजा आता है करने में, कई सारे स्टेप्स हैं, करो। The contract had a total price of 14 million. Acha, the cost to date 1.9 million included in the above trial balance, and cost to complete are estimated 7.1 million. At 31st December, contract is estimated 40% complete. Hereford company received, कुछ करना ही नहीं है यार, सब कुछ करके दिया हुआ है। जिसको याद है, मेरी क्लासेस में अपने स्टेप्स याद हैं, इस रेवेन्यू रिकॉग्निशन में मैं स्टेप सबको करवाता हूँ, वो स्टेप लगाओ यहाँ पे, खुद से ट्राई करके देखना। आप लोग को मेरी क्लास की भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले निकाल लो प्रॉफिट लॉस। तो स्टेप वन क्या करते हैं अपन? स्टेप वन में ओवरऑल प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। मैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा ही बता रहा हूँ, आप कर सकते हैं अपने पेस पे एग्जाम में। अब देखो, टोटल रेवेन्यू अगर मैं बात करूं, हमें ये गिवन है, टोटल रेवेन्यू कितना गिवन है? 14,000। थाउजेंड्स में फिगर लिखी हुई है हमने सारी। क्वेश्चन कहता है कॉस्ट टू डेट, कॉस्ट टू डेट भी हमें गिवन है ना, 1.9 एंड 7.1। बताओ और क्या चाहिए? कॉस्ट टू डेट भी हमें गिवन है।
कॉस्ट इनकर्ड इन ऑन कॉन्ट्रैक्ट टू डेट इज 1900, ये भी यहाँ से हम देख सकते हैं। कॉस्ट टू कंप्लीट भी हमें यहाँ पे गिवन है दोस्तों। Cash received from the customer, cost incurred to date 1900. The cost to date is 1.9 million are included in the above trial balance. Cost to complete the contract are estimated to be 7.1 million. Cost to date put कर देते हैं, तो cost to date हमें 1.9 यानी 1900 हमें गिवन है। कॉस्ट टू कंप्लीट भी हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि और कितनी कॉस्ट लगेगी इसको कंप्लीट करने में, दैट इज 7100। तो टोटल कर लो सबका, 5000 आ गया, ठीक है। और अभी तक कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हुआ है, 40%। बच्चों कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हुआ है, ये तो ओवरऑल प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है। और एक प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट में हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं रेवेन्यू, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। तो कॉन्ट्रैक्ट अब 40% ही कंप्लीट हुआ है अभी तक, तो कॉस्ट भी कितनी लोगे आप, 40% ही लोगे। कितना आ जाएगा आपका, इंटू 0.4, 2000 का आपका प्रॉफिट आ जाएगा। आपकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, दोनों का टोटल कर लो आप, 3600 की आपकी कॉस्ट आ जाएगी। ये बात यहाँ तक समझ, 40% लोगे ना, टोटल रेवेन्यू 14,000 है। आप कितना दिखाओगे बुक्स में, 5600 का। कॉस्ट टू डेट कितने देखो, वैसे तो आप साथ साथ पोस्टिंग भी कर सकते हो इसको करते करते, वो भी बेटर अप्रोच है। बट अभी के लिए मैं आपको सिंपल थोड़ा कर रखा है कि एक बार सॉल्व कर रहा हूँ। तो कॉस्ट टू डेट 1900, तो 40% उसका रिकॉर्ड कर लेंगे। 71 टोटल कॉस्ट का 40% ले लेंगे मोटा मोटा, इस टोटल कॉस्ट का 40% 3600 की कॉस्ट आ गई, 2000 का प्रॉफिट आ गया। आ गई पीएनएल की बात। थोड़ी सी बात स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की भी कर लेते हैं, बैलेंस शीट के लिए, क्योंकि कुछ इसमें ये भी बताया हुआ है कि कितना पैसा मिल गया कितना पैसा नहीं मिला। तो आप देखो क्वेश्चन में हमने बिलिंग कितने अमाउंट की करी है कस्टमर को, हैव रिसीव्ड 1.4 मिलियन, कस्टमर से कितना पैसा मिल गया है, 1.4 मिलियन। अच्छा, तो यहाँ पे देखो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड टिल डेट, कितना रेवेन्यू आपने टिल डेट रिकॉग्नाइज किया है, 5600 का, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट बिल्ड जो आप लोगे, अपन इसमें से माइनस करते हैं अमाउंट बिल्ड, हाँ 5600 ठीक कर लेते हैं इसको। में से कोई बता सकता है कितना अमाउंट हमने बिल कर दिया है कस्टमर को दोस्त, देखो देखो जल्दी से बताओ। बिल्कुल ठीक मेरे दोस्त, ठीक बताया आप लोगों ने, 1400। यहाँ पे देखो एक चीज थोड़ा सा समझना, अमाउंट बिल्ड, देखो यहाँ पे ना थोड़े चेंजेस आए हैं ओवर द पीरियड। एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, यहाँ पे जो ये कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर है ना, हम इसको अमाउंट बिल्ड लेते हैं, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट एसेट निकाल लेते हैं। बट मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करूंगा। देखो पहले अपन बैलेंस शीट का आइटम मालूम है कैसे निकालते थे, पुराना वाला ट्रीटमेंट थोड़ा सा बता देता हूँ आपको बच्चों, ताकि कंफ्यूजन ना हो, कई बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है। देखो पहले अपन कॉस्ट टू डेट लेते थे, अभी तक कॉस्ट टू डेट कितनी थी, 1900। आपने देखा 1900 का कॉस्ट टू डेट था, बिल्कुल सर। हम ना उसमें प्रॉफिट ऐड कर देते, तो हमारा 2000 का प्रॉफिट हो गया। और जितना पैसा मिल गया, जितना पैसा मिल गया रिसीव,
जो रिसीविंग हो गई, वो माइनस कर देते थे। रिसीविंग हमारे पास 1400 की हो गई, तो ये आपका 2500 का ना कॉन्ट्रैक्ट एसेट आ जाता था। कॉन्ट्रैक्ट एसेट आ जाता। ये हम बैलेंस शीट में एसेट दिखाते थे। अब ना ये वाला क्वेश्चन जो आप जब देखोगे ना, तो ये सॉल्व हो रखा है पुराने तरीके से। बट अब अपन क्या करते हैं, जितना भी कैश रिसीव हुआ है उसको अमाउंट बिल्ड मान लेते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में 1400 है। और अगर मैं 1400 को ले लेता हूँ यहाँ पे, तो कई बच्चों को डाउट आ जाएगा सर कि आपका आंसर एग्जामिनर आंसर से मैच नहीं कर रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना है, अमेंडमेंट से पहले का है और इस तरीके से इन्होंने सॉल्व किया हुआ है दोस्तों। ये पहले ऐसे ही सॉल्व होता था। अब फ़िक्र मत करो, कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जस्ट उन बच्चों को बता दिया जो बच्चों को पुराना पता है, कॉस्ट, प्रॉफिट फिर हम रिसीप्ट माइनस करते थे, तब करंट एसेट आता था। क्या करना होता है, बहुत सिंपल ट्रीटमेंट कर दिया, जितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड है उसमें से अमाउंट बिल्ड। सर अमाउंट बिल्ड कितना लेंगे? तो बिल्कुल ठीक बोला आप बच्चों ने, अमाउंट बिल्ड है 1400, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर अगर कुछ नहीं बोला तो हम जितना रिसीव हुआ उसी को हम बिलिंग मान लेंगे। बट यहाँ पे ना मैं एग्जामिनर के आंसर से मैच करने के लिए ना एक चेंज कर देता हूँ, इस 1400 को ना हम मानेंगे 3100। तो कोई चेंज नहीं आएगा। नीचे एडजस्टमेंट में भी जहाँ पे 1.4 मिलियन लिखा हुआ है, इसे हम मानेंगे 3.1 मिलियन यानी 3100। तो बस बच्चों सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इतना चेंज कर दिया ताकि आंसर 2500 ही आए, वरना डायरेक्टली भी अपन कर सकते थे, ताकि कल को आप जब पढ़ो तो दिक्कत ना आए और आप समझ जाओ कि सर ने नए तरीके से इस कंसेप्ट को करने के लिए और एग्जामिनर के आंसर से मैच करने के लिए इसको 3100 किया है। बाकी कोई कंफ्यूज मत होना इस पॉइंट में। दोनों ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दी। पुरानी ट्रीटमेंट क्या थी? कॉस्ट टू डेट, प्रॉफिट टू डेट दोनों ऐड कर दिया। कॉस्ट टू डेट मतलब मुझे तुमसे कितने पैसे लेने हैं, कॉस्ट टू डेट और प्रॉफिट टू डेट करके, और उसमें से तुमने कितने दे दिए, अभी भी और कितने बाकी है, करंट एसेट 2500। बट अब कंसेप्ट कहता है जितना तुमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया टिल डेट वो सारा तुम्हें लेना, 5600 सामने वाले से लेना है, और जितना उसने दे दिया वो अमाउंट बिल्ड है माइनस करके बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट एसेट। लॉजिकल है। तो वही अपन ने किया, बस अपन ने चेंज क्या कर दिया, 1.4 को 3100 कर दिया एग्जाम में। अब आगे से आपको यही ट्रीटमेंट फॉलो करना है। अगर सेम क्वेश्चन आता है और सेम क्वेश्चन में 1.4 मिलियन आता है, तो आप यहाँ पे 1400 माइनस कर रहे होते हैं। मैंने क्यों 3100 कर दिया, 1.4 को 3100 क्यों कर दिया? टू मेक आंसर सेम एज गिवन इन योर, गिवन बाय एग्जामिनर, जो सेम आंसर एग्जामिनर ने दिया है उससे मैच करने के लिए। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट एसेट कितना आ गया, 2500 का। परेशान नहीं होना है, ठीक है। ठीक है सर, ये भी आपने ठीक कर दिया। ओके, तो 4 एडजस्टमेंट बचा, हो गई हमनी, हो गई क्या? बिल्कुल हो गई। लास्ट कर ले। 5 एडजस्टमेंट है। देखो 5 तो नॉर्मली आ जाती हैं, कई बार तो 6-7 भी एडजस्टमेंट आती हैं, 7-8 भी आती हैं बच्चों, तो वरी नहीं करना है। अब ये वाली जो एडजस्टमेंट है, ये जो एडजस्टमेंट है मेरे दोस्त, ये एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? ये है आईएफआरएस 9, राइट? वो कन्वर्टेबल लोन पे है। आता है क्या कन्वर्टेबल लोन का ट्रीटमेंट मेरे किसी दोस्त को? मेरी हेल्प करना चाहेगा? हाँ सर, हमें आता है कन्वर्टेबल लोन। चलो आता है तो जल्दी से एंट्री लिखो अपने पास। मेरे सामने से मत देखना, देखना मैच करते हैं, आपकी मेरी एंट्री मैच होती है क्या? मैं चुपचाप एंट्री लिखता हूँ। एकदम वीडियो पॉज़ कर दो और फिर देखना, क्या आपका मेरा पॉइंट मैच होता है क्या? इतना पैसा मिल गया, तो लोन कितने का लिया है? 80,000, $100, 4% कन्वर्टेबल लोन। तो बैंक में पैसा अराउंड हमारे पास आ गया 8,000। 80,000 है ना, 100 का 8 मिलियन हो गया, तो उसको 8,000 कर देंगे। और लायबिलिटी, कन्वर्टेबल लोन में लायबिलिटी कैसे निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। लायबिलिटी कैसे निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू से। वेरी गुड। प्रेजेंट वैल्यू, सारी पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, तो इसके लिए शेड्यूल बना लेंगे। एक नीचे शेड्यूल बना लेता हूँ लायबिलिटी का, डिफरेंस हमारा इक्विटी आ जाएगा। देखो अभी प्रोविजन तो बच्चा नहीं पढ़ा सकता, उसके लिए तो आप लोग समझते ही हैं, पर्पस अभी मेरा आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने का नहीं है। शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो रखना चाहता हूँ अभी आपके लिए, ताकि आप लोग जल्दी से इसको यूटिलाइज कर सकें। आप अपना 2x की स्पीड पे देखिए इसे आराम से, समझ आएगा। तो पेमेंट की बात करें तो अमाउंट कितना है पेमेंट में दोस्त? 3 साल का हमारा लाइफ है, 4% नॉमिनल वैल्यू पे आप 4% देंगे, ठीक है। 8,000 हमारा अमाउंट है।
इस पे हर साल 4% की पेमेंट होनी है, 320, 320 हमारा पेमेंट होना है और फाइनल ईयर में हमें प्रिंसिपल भी मिल जाएगा ना, 320 का पेमेंट और फाइनल ईयर में हमें इन्वेस्टर को कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? 8,000 नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रिंसिपल। डिस्काउंट कर दो, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, तो जब क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट फैक्टर गिवन हो, तो आप अपना दिमाग मत लगाओ, 4% का नहीं लेना है, 6% का लेना है, ठीक है? तो 0.943 खुद से कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 0.89, 0.84, ठीक है? प्रेजेंट वैल्यू सर कैसे निकालोगे? इतना मुश्किल कंसेप्ट कैसे कर पाएंगे दोस्त, दोनों को मल्टीप्लाई करना। आया क्या? 6988। तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगा, लायबिलिटी का वैल्यू निकल जाएगा, सम टोटल हो जाएगा सबका 10 प्लस 10। देख लो, जिसको नहीं समझ आ रहा जल्दी से देखो, बिल्कुल सिंपल शेड्यूल बनाया है, ठीक है? लायबिलिटी को पोस्ट कर दिया अपना, बैलेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा दोस्त? इक्विटी। कन्वर्टेबल लोन में बैलेंस कैसा चला जाएगा? इक्विटी में। और ईयर वन की अकाउंटिंग भी करके दिखा देता हूँ। लोन की अकाउंटिंग, इक्विटी तो सेम रहती है हर साल, चेंज नहीं होती, तीनों साल सेम रहेगी, बट लोन की अकाउंटिंग कर लेता हूँ। ईयर वन ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, अब 6% पे ही होगा सारा इंटरेस्ट, ठीक? कोई पेमेंट है तो वो पेमेंट आप माइनस कर दोगे, आपका क्लोजिंग आ जाएगा, ठीक है? इंटरेस्ट बन जाएगा इस पे 6% का, 6% इंटरेस्ट लगा दिया, 454। हर साल हम पेमेंट कितनी कर रहे हैं दोस्त? 320। इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं, बैलेंस निकालो, 10 प्लस 10, सभी प्लस कर दो, नेगेटिव साइन तो आपने लगाई रखा है, 7709 हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। बस डन, सारी एडजस्टमेंट कर ली। क्या रह जाता है? अब कुछ नहीं, अब पोस्टिंग रह जाती है। वो मैं पोस्टिंग आपको थोड़ा जल्दी जल्दी शो कर देता हूँ। पार्ट ए का शो सॉल्यूशन शो कर देता हूँ आपको, ये देखो क्या किया, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला, ड्राफ्ट प्रॉफिट एज पर ट्रायल बैलेंस लिखा 2250, इन्वेंट्री ऐड करा, प्रॉफिट इन्वेंट्री ऐड किया। अब तो सब समझ आएगा ना, क्योंकि अपन ने सारी एडजस्टमेंट कर ही ली है, तो बस अब पुट करना रह गया। वैसे साथ साथ भी कर सकते हो, अगर टाइम का लगता है तो जितना पुट करोगे उतना मार्क्स चला जाएगा। मान लो अब इन्हीं इन वर्किंग में ही सारा टाइम खत्म हो गया तुम्हारा, तो उसके बाद पोस्टिंग ही नहीं कर पाए तो मार्क्स कट जाएंगे। वर्किंग के मार्क्स हैं, बट पोस्टिंग के मार्क्स मतलब वर्किंग के लिमिटेड मार्क्स हैं, आप डिटेलिंग में दिखा रहे हो, बिना पोस्टिंग के मार्क्स नहीं आएंगे, तो हर पोस्टिंग के मार्क्स हैं आपके, 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स, सब चीजों के। इन्वेंट्री पोस्ट किया, 390 से प्रॉफिट बढ़ाएंगे। प्रॉफिट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपका क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हुआ, तो वो कॉस्ट को कम करेगा। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट को कम करेगा। इंपेयरमेंट, सर इंपेयरमेंट नहीं पता कहां से आया, देखो 1280, यहाँ तो हमने 1280 का इंपेयरमेंट डाला है, और यहाँ पे इंपेयरमेंट हमने 480 का डाल दिया। ऐसा कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? कौन बताएगा मुझे? सोचो सोचो सोचो। देखो, जब इम्पेयरमेंट का केस होता है दोस्त, तो हम ना लॉस को ना पहले रिजर्व से हटाते हैं। तो हमारे पास 800 का रिजर्व पड़ा हुआ था, तो मैंने क्या किया होगा, 1280 में से पहले ना इस 800 के रिजर्व को खत्म किया होगा, तो जो बचा ना वो मैंने पीएनएल में डाला। आती है बात समझ? देखो छोटी छोटी चीजें, ये अमाउंट आपका कहाँ जाएगा? पीएनएल में। ये बात समझ? अरे आपको लॉस हुआ 1280 का, बिल्कुल ठीक है, बट 1280 में से 800 का ऑलरेडी रिजर्व पड़ा हुआ है, सारा पीएनएल में क्यों डालोगे? पहले रिवैल्यूएशन ही नहीं, जब जिसमें लॉस हो रहा है उसका रिवैल्यूएशन खत्म करोगे ना, तो उस रिजर्व को अपन ने खत्म कर दिया, ठीक है? इसलिए 480 है। रेवेन्यू डाल दिया 40%, 56 कॉस्ट डाल दी, अपने आप प्रॉफिट ऐड हो गया 2000 का, डायरेक्ट 2000 का प्रॉफिट भी ऐड कर सकते थे। क्यों? अपन मार्क्स लेंगे हर चीज के। फाइनेंस कॉस्ट 320 की फाइनेंस कॉस्ट कहाँ से आई? आईएफआरएस 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एडजस्टेड प्रॉफिट। फाइनेंस कॉस्ट कहाँ से आई मेरे दोस्त? 320 की। ये बात समझ? देख लो इसको जल्दी से। कोई डाउट है यहाँ तक किसी बच्चे को?
इतनी बात समझ। ये कॉपी पेस्टिंग में मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया हमसे। मैं इसको एक बार थोड़ी कुछ चीज़ें ठीक कर देता हूँ इसमें। एक चीज़ तो ये ठीक कर देता हूँ बच्चों, जो यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट है ना, इसको ठीक कर देते हैं क्योंकि जो बुक में फाइनेंस कॉस्ट डाला गया है, हमें फाइनेंस कॉस्ट के लिए बोला गया है, द लोन नोट कन्वर्टेड पार वैल्यू एट इक्विवेलेंट विदाउट कन्वर्जन राइट, इंटरेस्ट पेएबल एनुअली, द एनुअल पेमेंट इज़ इंक्लूडेड। तो ऑलरेडी ये ना 320 इंक्लूड कर चुके हैं, बट 320 नहीं, आप हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कितना इंक्लूड होना चाहिए? इंटरेस्ट अब कितना बना है 454 का, तो इसको ठीक करेंगे। 320 में से 454 वाला पॉइंट अपन माइनस कर देंगे तो अपना आंसर ठीक आ जाएगा और ये प्लस में नहीं माइनस में होगा, करेक्ट। मैं ठीक कर रहा हूँ इसे, नो वरीज। माइनस लिंक कर देते हैं यहाँ से 454 से। अब आपका आंसर ठीक आ गया मैच करके। तो ये छोटा सा कॉपी पेस्ट किया था ना मैंने, तो ये फिगर लिंकेज चली गई थी, यहाँ से दोबारा लिंक कर दिया, नेगेटिव 134। क्या किया? 320 का भाई अब जाना है इंटरेस्ट 6% के अकॉर्डिंग, हम लोन को अमोर्टाइज करेंगे 6% पे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट IFRS 9। आई होप सबने रिवाइज कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो उसके हिसाब से 420 बनता है। ऑलरेडी आपने 320 डाला हुआ है, तो मुझे तो एक्स्ट्रा फाइनेंस कॉस्ट डालनी है ना, तो प्रॉफिट को ये कम करेगी। ठीक है, पार्ट ए हो गया, पार्ट बी पे चले। पार्ट बी क्या है? स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सोकी बनाना है। तो देख लो सोकी को भी जल्दी से। क्या किया सर आपने सोकी में? तो मेरे दोस्त, ओपनिंग बैलेंस, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन और कन्वर्टेबल लोन को डाल दिया यहाँ पे। 3 चीजें डाल दी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस और कन्वर्टेबल लोन। कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल लोन को डाला, इसको भी आप समझो। कन्वर्टेबल लोन को अपन ने क्यों डाला, अभी डिस्कस करते हैं। देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2000, ठीक, गिवन है। शेयर प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, सब ट्रायल बैलेंस से उठाया ये सारा। अब डिविडेंड पे किया है, अगर आपने क्वेश्चन में देखा हो, तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि कंपनी ने डिविडेंड पे किया 3620 का। तो मैंने 3620 का डिविडेंड रिटेन अर्निंग वाले कॉलम से, कौन से वाले कॉलम से माइनस किया? रिटेन अर्निंग वाले कॉलम से। बोनस इशू की ट्रीटमेंट कर दी। 4000 की शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई, 3000 से शेयर प्रीमियम कम हो जाएगा और 1000 से रिटेन अर्निंग कम हो जाएगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से रिवैल्यूएशन जीरो हो गया, 800 का रिवैल्यूएशन डाल दिया। रिटेन अर्निंग के अंदर 134 नेगेटिव यहाँ पे अपन ने डाला, इसको ठीक करेंगे। ये चीजें मैं ठीक कर देता हूँ इसको, देखो ये रिमूव करो। प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट में एडजस्टमेंट की बात करें तो हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट तो ऊपर से लिंक कर देंगे, जो यहाँ पे हमने निकाला 3305 का। यहाँ पे एडजस्टेड प्रॉफिट की वजह से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, कन्वर्टेबल लोन में इक्विटी ऑप्शन था, कितना इक्विटी ऑप्शन था? कुछ इक्विटी आई थी ना, लिंक कर दो उसको। तो 424 की इक्विटी आई थी, बिल्कुल ठीक। ये हमारी 424 की इक्विटी होगी। ये हमारे क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों, जो बैलेंस शीट में जाएगा। शेयर कैपिटल 24,000। सर शेयर कैपिटल 24 कैसे हुई? 20,000 की ओपनिंग थी, 4,000 का बोनस इशू किया तो 24,000 की हो गई दोस्त। बिल्कुल। सर शेयर प्रीमियम आपने जीरो कैसे कर दिया? पूरा खत्म कर दिया ना, किसने खत्म किया? बोनस इशू ने, बोनस इशू में यूटिलाइज हो गया। सर रिटेन अर्निंग का, रिटेन अर्निंग में क्या क्या हुआ? ओपनिंग था 6270, डिविडेंड पे किया 3620 का। सर कहाँ से पता लगा? क्वेश्चन में गिवन था। सिर्फ 1000 एक क्यों माइनस किया? थोड़ा सा बोनस इशू ने पीएनएल भी यूज कर लिया। और सर और हमने जो अल्टीमेटली प्रॉफिट की एडजस्टमेंट है वो भी तो रिटेन अर्निंग को हिट करेगी। हमारा अल्टीमेटली सारी एडजस्टमेंट से 3305 से प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो यहाँ मैंने प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया। नेट प्रॉफिट कितना आया? 4955। क्लोजिंग रिटेन अर्निंग कितनी आई? 4955। और फाइनली कन्वर्टेबल लोन, कन्वर्टेबल लोन में जो इक्विटी पोर्शन है वो भी तो सोकी में जाएगा, वो भी तो इक्विटी बन जाएगा कल को। आज ये कन्वर्टेबल लोन के नाम से आएगा, बट कल को तो इक्विटी बनेगा, तो इक्विटी पोर्शन 424। आपकी बात समझ यहाँ तक सब बच्चों को? देखो आगे की बात करते हैं। लास्ट जो हमारा पार्ट है, पार्ट सी,
मेरे दोस्त, वो बात करता है बैलेंस शीट बनाने की। उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। बस हो गया क्वेश्चन, थोड़ा-सा और। पार्ट सी देखो मेरे साथ। नॉन करंट एसेट 16,000 के। तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस डाल दिया वर्किंग नोट 3 का। इन्वेंटरी 4310 में 390 ऐड करी, जो इन्वेंटरी हमारी ऑलरेडी गिवन है 4310, उसमें 390 क्यों ऐड करी? क्योंकि ये हम ओमिट कर गए थे। हमने डाल दिया रिसीवेबल सेम टू सेम क्वेश्चन से लिख लिया, कैश लिख लिया, कॉन्ट्रैक्ट एसेट नई चीज़ ऐड हो गई 2500 का कॉन्ट्रैक्ट एसेट, टोटल एसेट्स आ गए। कुछ भी नहीं था, एसेट साइड तो कुछ भी नहीं था, बस 16,000 जिस बच्चे को लग रहा है कि सर 16,000 कहाँ से आया, वो मैं कन्फर्म कर देता हूँ। ये लो, हमें क्वेश्चन में गिवन था 16,000 के पीपीई बचे हैं। तो कैरिंग वैल्यू पीपीई की कितनी है? 16,000। बैलेंस शीट साइड बिल्कुल सिंपल, फ्री के मार्क्स एग्जाम में कर सकते हो ना, इतने मार्क्स तो एग्जाम में अचीव, बिल्कुल। आगे देखो, तो 39030 अगर मेरी इक्विटी भी टैली हो जाए, 39030 आ जाए, तो बात बहुत बढ़िया हो जाएगी, काम हो जाएगा हमारा, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। एग्जाम में 11th-12th में टैली होती थी आपकी बैलेंस शीट, बोर्ड में टैली हुई दोस्त बैलेंस शीट? किस-किस बच्चे की बैलेंस शीट टैली हुई है बोर्ड में? मेरी तो नहीं होती थी यार, टैली करने की टेंशन भी नहीं रखता था मैं, एडजस्टमेंट की बस। चलो देखो, शेयर कैपिटल, देखें अभी हो रही नहीं हो रही। शेयर कैपिटल 24,000। ठीक है सर, आपने शेयर कैपिटल कितनी डाल दी? 24,000। सर 24,000 आपने तो इसको रेफरेंस कर दिया होगा ऊपर सोकी से। हाँ देखो, सोकी है ना, 24,000 यहाँ से रेफरेंस कर लो। ये सारा डाटा तो ऊपर से आ जाएगा। 424 कन्वर्टेबल लोन, रिटेन अर्निंग है। बाकी सब तो जीरो हो ही गया है, लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो जीरो आपको शो कर रहा हूँ बस मैं। ये मैंने 495 यहाँ से डाल दिया, 424 ये आ गया कन्वर्टेबल लोन। कन्वर्टेबल लोन नोट्स यहाँ पे डाल दो, है ना, कन्वर्टेबल लोन नोट्स है ना हमारे पास। क्लोजिंग बैलेंस आपने निकाला तो इसका, ये रहा 7709 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। करंट लायबिलिटी 1940 की करंट लायबिलिटी डाल दी हमने हमने इसमें तो कोई चेंज ही नहीं था। तो टोटल हमारा बच्चों 39030, तो ये टैली कर गया। असेट का टोटल भी कितना आ रहा है? 3930, और लाइबिलिटीज का टोटल भी कितना आ रहा है? 3900। तो करने के बाद बच्चों पोस्टिंग का काम 10-15 मिनट का है, साथ-साथ भी कर सकते हो। जिस बच्चे को पूरा कॉन्फिडेंस है वो फॉर्मेटिंग बनाए और साथ साइड बाय साइड इन चीज़ों को पोस्ट करता रहे, क्या ही दिक्कत है? आप तीनों को एक साथ कर सकते हो, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तीनों की पोस्टिंग कर सकते हो। जहाँ लिंकेज है वो अलग बात है। देखो आपको टोटल के कोई मार्क्स नहीं है, ये बच्चा कोई टोटल ना भी करके एग्ज़ाम में छूट जाए, तो उसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, फुल मार्क्स आएँगे। मार्क्स हैं इन पोस्टिंग के, जो बाकी पोस्टिंग आप कर रहे हो, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट 16,000 लिखा, हर चीज़ के 1 मार्क्स, आधे मार्क्स, पूरा का पूरा आपको इसको ध्यान रखना है। देखो, समझो इस चीज़ को। मैं आपको ना मार्किंग स्कीम शो करने की कोशिश करता हूँ। पिक्चर में लाना पड़ेगा, पिक्चर से बाहर जा रही है चीज़ें। शो करिए ना मार्किंग स्कीम। आई होप शो कर रही है सबको, है ना? ठीक है। तो देखो हर चीज़ के मार्क्स हैं। कन्वर्टेबल लोन नोट का 1 मार्क्स, कॉन्ट्रैक्ट का 2 मार्क्स, डेप्रिसिएशन इम्पेयरमेंट का, इन्वेंटरी का 1 मार्क्स, 6 मार्क्स। आपकी हर पोस्टिंग के मार्क्स हैं, उस इन्वेंटरी का 390 ऊपर लिख के आने के 1 मार्क्स है। डेप्रिसिएशन इम्पेयरमेंट के 2 मार्क्स दिए हुए हैं आपको। डेप्रिसिएशन का 1 हो गया, इम्पेयरमेंट का 1 मार्क्स हो गया। कम थोड़ी है। कॉन्ट्रैक्ट का, कन्वर्टेबल लोन नोट्स का, फिर यहाँ पे भी कन्वर्टेबल, सोकी में आपके पास बोनस इशू, प्रॉफिट सबके मार्क्स हैं। पीपी का 1 मार्क्स, कॉन्ट्रैक्ट का, अदर करंट, बैलेंस शीट में देखो किन-किन चीज़ों के स्पेसिफिक मार्क्स हैं। टोटलिंग के कई मार्क्स हैं क्या? नहीं। तो ध्यान रखना है, पोस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, जितना है उतना है, क्योंकि एसीसी में मार्किंग स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है। ठीक है? तो ध्यान रखोगे इन चीज़ों को?
तो ये बच्चों मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सिंगल एंटिटी क्वेश्चन था। होप ये आप लोग को एग्ज़ाम में हेल्प करे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करे। प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन को, फिर इस क्लास को देखो। खुद एक्सेल पे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ, उससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। आंसर्स तो आप लोगों के पास सबके पास हैं ही बच्चों। मेन जो डिफरेंस क्रिएट करेगा ना, वो आप खुद कितनी प्रैक्टिस करते हो। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ सॉल्व किया ताकि आपको एक तो सिंगल एंटिटी और एक्सेल दोनों का डर आपके दिमाग से निकल जाए। कुछ खास है ही नहीं, बेसिक सी फॉर्मेटिंग है। तो मेन इश्यू कभी भी एक्सेल नहीं है, टूल नहीं है। अगर आता नहीं है तो टूल पे ब्लेम नहीं करना है कि मेरे टूल की वजह से स्पीड रह गई या वो 4-5 क्वेश्चन बनाओ स्पीड आ जाती है। कोई ऐसा मेजर इश्यू नहीं है। तो करते रहो तैयारी, ऐसे ही लगे रहो बच्चों। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। तो आज के लिए टाटा ऑल ऑफ यू, टेक केयर। तो फिर मिलूँगा आप लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नए डाउट के साथ, एक नए कांसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन।